गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं मुकेश कुमार, पुनर्वास अधिकारी, सीआरसी लखनऊ की ओर से इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आयोजित वेबिनार का टॉपिक है स्कीम्स ऑफ नेशनल ट्रस्ट। इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान कर रही संरक्षिका आदरणीय श्रीमती अस्मिता जयंत मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, एवं आज के कार्यक्रम में अपने यशस्वी उद्बोधन को प्रदान कर रहे हमें निर्देशित करने वाले संस्थान के यशस्वी निदेशक श्री रमेश कुमार पांडे सर, एवं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित श्रीमती जयश्री घोष मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल वाराणसी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यक्रम की प्रथम पंक्ति में संस्थान के यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आई थिंक कुछ ऑफिशियल काम की वजह से व्यस्तता के चलते सर हमारे बीच जुड़ नहीं सके हैं। जैसे ही सर जुड़ते हैं तो मैं सर से आमंत्रित करूंगा कि सर आके अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती जयश्री घोष मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल वाराणसी को आमंत्रित करता हूं कि मैम आप आए और आज के विषय पर बहुमूल्य विचार रखें। मैम को बुलाने से पहले मैं एक सर मैम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी मैम नेशनल ट्रस्ट के स्नैक स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर के ऑलरेडी एक्स कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और मैम का नेशनल ट्रस्ट के ऊपर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आज मैं हम सब मैम के एक्सपीरियंस का फायदा लेंगे और जितने उनके चीज हैं जो भी बताएंगे उस चीज से हम कैसे नेशनल ट्रस्ट के स्कीम के बारे में जानेंगे और कैसे उनसे हम फायदा ले सकते हैं। आदरणीय जयश्री घोष मैम। आई थिंक लगता है मैम से लिंक का संपर्क थोड़ा सा टूट गया है। जस्ट कुछ टेक्निकल एरर के चलते मैम से भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। जस्ट 2 मिनट में मैम से जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। मुकेश जी, सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैम आपकी बहुत कम आवाज आ रही है। आ रही है मैम। आ रही है आवाज? यस मैम। ओके, थैंक यू मुकेश जी। और मुझे लगता है कि सभी लोग इसमें जुड़ गए हैं, काफी लोग।
क्या आप लोग हमको सुन पा रहे कि नहीं? प्लीज कोई काइंडली मुकेश जी बताइए, तो मैं थोड़ा साउंड और तेज करूं। ठीक है मैम। ओके। जैसा कि हम सभी लोग जो जुड़े हैं आज इस वेबिनार में, मुझे लगता है कि हम सभी 30 से 35 साल से ज्यादा जो जुड़े होंगे, बस उससे ज्यादा कोई और नहीं जुड़ा होगा। जो भी डिसेबिलिटी के क्षेत्र में परिवर्तन आया है, या कहिए कि क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, वो विगत 35 सालों से ही ये परिवर्तन आया है। इन्हीं 35 सालों के बीच में ही नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली हैंडीकैप, निपमेड इत्यादि संस्थाएं जो हैं, सरकारी जो संस्थाएं थी, ये सारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये सभी इधर विगत 30-35 साल में ही बनी है। और इसी बीच में आरसीआई एक्ट की भी स्थापना हुई, जो कि दिव्यांगता के क्षेत्र में चल रहे पाठ्यक्रमों के सुचारू रूप से चलाने, उनके मूल्यांकन के लिए प्रारंभ किया गया। और इस दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए भली प्रकार से हो सके, इसके लिए भी पीडब्ल्यूडी एक्ट की भी जो स्थापना हुई, वो भी इधर 30-35 साल के बीच के अंदर की ही घटना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है, ये अपने में एक बहुत अच्छा अधिनियम है, जिसमें कि प्रत्येक दिव्यांगों को छूने की कोशिश की गई। उनके एजुकेशन से लेके, वोकेशनल से लेके, उनकी सामाजिक सुरक्षा से लेके, उनके जीवन यापन से लेके हर चीज को टच किया गया है इसमें। ये निसंदेह एक बहुत ही अच्छी जो है एक्ट है। लेकिन इस एक्ट अधिनियम के लागू होने के बाद देखा गया कि कुछ ऐसी दिव्यांगता है, और कुछ वो दिव्यांगता जो बहुत गंभीर है, जिनको हम पूरी तरह से पुनर्वासित नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों को हम पूरी तरह से समाज में अकेला छोड़ नहीं सकते जीवन यापन करने के लिए। तो ऐसे, और वो बहुत गंभीर उनको दिव्यांगता है, उनको बहुत गंभीर समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे लोगों को जब देखा गया कि इनके लिए, इनके रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग बहुत कुछ पीडब्ल्यूडी एक्ट में हम लोग ला नहीं सके, इसके लिए एक अलग से एक न्यास की आवश्यकता है, या इनके लिए कार्य करने की आवश्यकता देखा गया। उसके अलावा भी ऐसे दिव्यांगों के अभिभावकों की बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे इन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि उनके साथ आप जितनी भी सहूलियत देते रहे, सेवाएं दीजिए, पर वो समाज की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे थे। वो कहीं ना कहीं छूट जा रहे थे, वो मुख्य धारा में शामिल हो ही नहीं पा रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या अभिभावकों की ये थी कि हमारी मृत्यु के बाद हम इन बच्चों का क्या होगा। बहुत अभिभावकों का सोचना था कि हम इनको प्रॉपर्टीज दे देंगे। उन्होंने प्रॉपर्टी भी बच्चे के नाम कर दी। तब जाके देखा गया कि वो जिसको उन्होंने दिया बच्चे की देखभाल करने के लिए, हो सकता है बच्चे का भाई हो, बहन हो, कोई परिवार का सदस्य है, कोई एनजीओ है, उसने वो प्रॉपर्टी ले लिया और बच्चे को भगा दिया। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है, बहुत ज्वलंत समस्या थी, ये ध्यान में आया। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की सोच प्रारंभ हुई, जिसमें कि मानसिक मंदित बच्चों के लिए, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, और मल्टीपल डिसेबल बच्चों के लिए, बहुविकलांग। उसमें किसी भी प्रकार की अगर 2 प्रकार की विकलांगता है, तो उस बच्चे में ऑलरेडी सिवियरिटी आ जाती है, उसका सिवियरिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है जब द्विविकलांगता से वो ग्रसित होता है। और बहुतों में 3 प्रकार की भी विकलांगता हो सकती है। एसोसिएटेड कंडीशन तो होती है, अगर मानसिक मंदित है वो बोल नहीं सकेगा, वो एसोसिएटेड कंडीशन है। लेकिन अगर वो दिव्यांगता का रूप ले लेती है तो वो बहुत गंभीर समस्या हो जाती है ऐसे बच्चों के लिए। और ये चारों वर्ग जो था, पाया गया कि इनकी इतनी दयनीय स्थिति थी
और पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो सेवाएं इनको प्रदान करने वाली थी वो अपेक्षित सेवाएं जो है इनको नहीं मिल पा रही थी। तो इसलिए इनके लिए एक अलग कुछ करने की आवश्यकता है। अच्छा, उस समय ये भी था कि आवासीय सुविधा थी, आवासीय व्यवस्था थी, वो भी लगभग नगण्य थी इन बच्चों के लिए, बहुत कम आवासीय कुछ व्यवस्था थी। और आपको जैसे कि पता कि 30-35 वर्ष बहुत पुराना नहीं है, हम लोग बिल्कुल अभी नए दौर पे हैं पुनर्वास के क्षेत्र में। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो ध्यान में रही रहती हैं, बाद में वो फेस करने की आवश्यकताएं होती हैं। तो इसलिए ऐसा ही एक सिचुएशन था कि राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। तो 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक न्यास की स्थापना की, जो न्यास का गठन किया, जो जनवरी 2000 में राष्ट्रीय न्यास के नाम से संचालित किया गया। इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि समर्थ देना, इन बच्चों को सशक्त करना और इनको संगठित करके समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। तो ये 3 इनका मोटो मेन है, समर्थ, सशक्त और संगठित। अब हम लोग बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय न्यास के क्या कुछ उद्देश्यों की। तो राष्ट्रीय न्यास का जो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि वो निःशक्त व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करे, निःशक्त व्यक्तियों को वो अधिकार, उसके जो अधिकार हैं वो प्रदान करे, और उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, सहयोग दिए जा रहे हैं, उनको सुदृढ़ करे, उनको सुदृढ़ करके उसको परिवार के साथ जोड़ सके, परिवार से अलग ना करे। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय न्यास का एक उद्देश्य है। फिर देखिए, कोई भी संस्थाएं हैं, कोई भी सरकारी योजनाएं है, सरकारी एक्ट है, वो अपने आप काम नहीं कर सकती हैं, स्वतः वो तब तक नहीं काम कर सकती जब तक कि उसको एक मीडिएटर की मीडिएटर से ना जोड़ा जाए, एक माध्यम से उसको ना जोड़ा जाए। वो उसकी योजनाएं आम जनता तक, दिव्यांग बच्चों तक पहुंचने के लिए एक मीडिएटर होना चाहिए। तो ये इस मीडिएटर के रूप में जो है वो पंजीकृत संस्थाएं, जो संस्थाएं हैं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करती हैं, उनको जो है जोड़ा जाए। और उनको जोड़ा कैसे जाएगा? उनको जब तक हम आर्थिक रूप से हम सहयोग नहीं करेंगे, वो योजना आर्थिक रूप से उसको सहयोग नहीं करेगी, तो वो दिव्यांग बच्चों तक कैसे अपनी पहुंच स्थापित कर सकती है। तो उसको आर्थिक रूप से जो है पंजीकृत संस्थाओं को समर्थन प्रदान करने बहुत जरूरी है। फिर संरक्षकों की मृत्यु, जैसे अभिभावक जो है, अभिभावकों की मृत्यु के बाद इन 4 प्रकार के दिव्यांग बच्चों की देख रेख और संरक्षण के उपाय ढूंढना, और संरक्षकों की नियुक्ति अभिभावक के साथ ही साथ दूसरे भी जो संरक्षकों की इनकी नियुक्ति करना, और इनको जो समान अवसर जो पीडब्ल्यूडी में है उनको अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी जो है इसको प्रदान करने के लिए एक साधन प्रदान करना है। तो ये हो गया राष्ट्रीय न्यास के जो उद्देश्य है। अब हम लोग राष्ट्रीय न्यास के कुछ जो क्षेत्र हैं, जो स्कोप है, उन पे हम लोग थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसका जो है एक क्षेत्र है कि लोगों की अभिवृत्ति में बदलाव लाना। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है, उसके पीछे हमारी जो अभिवृत्ति है, हमारी जो बहुत ही संपूर्ण दृष्टिकोण है, हमारी जो नकारात्मक सोच है समाज की, उसमें बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। और यह बदलाव लाने के लिए उसके लिए राष्ट्रीय न्यास राष्ट्रीय न्यास का एक कार्य है कि वो समाज के में अवेयरनेस लाए, उसके जो मिसकंसेप्शंस है उसको दूर करे, और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग जो है ऐसे बच्चों के प्रति डेवलप कर सके। और समावेशन, इंक्लूजन का समय है, इंक्लूजन की बहुत आवश्यकता है। तो इसके क्षेत्र में समावेशन, कि हम ऐसे बच्चों को समावेशित कर सके। कहाँ समावेशित करें?
सबसे पहले हम परिवार में समावेशित करें, फिर कहाँ समावेशित करें, उसका कोर बढ़ेगा ना, फिर हम उसको स्कूल में समावेशित करें। वो जिस स्कूल में पढ़ता है, स्पेशल स्कूल में नहीं, हम उसको नॉर्मल स्कूल में समावेशित करें। और उसके बाद हम पूरी समाज को समावेशित करें। समाज में बहुत जगह हमारे ये बच्चे जाते हैं, जहां हम जाते हैं वहां हमारे ये बच्चे भी जाते हैं। जहां समाज के उन जो आयाम है, जहां जहां हम जिन जिन आयामों की हमें आवश्यकता होती है, वहीं वहीं इन बच्चों को भी आवश्यकता होती है। तो उन सब जगह समावेशित करने के लिए हमको कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। फिर जब हम समाज में समावेशित करने की बात करें, विद्यालय में समावेशित करने की बात करें, घर में समावेशित करने की बात करें, तो वहां पर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स, सोशल बैरियर्स होते हैं, एजुकेशनल बैरियर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बैरियर्स होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बैरियर बहुत बड़ा एक बैरियर है, बाधा है ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। तो हम उन बाधाओं को दूर करके एक अवरोध रोधी वातावरण तैयार करें। फिर हम इन बच्चों में कौशलों का विकास करें। भाई कौशलों का विकास नहीं होगा तो इनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इनके अंदर क्या, हमने कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब सारी योजनाएं फेल है। तो इनके अंदर जो है कौशलों का विकास करें। बहुत एनजीओ की हम लोग ने बात की कि स्वयंसेवी संगठन जो है वो तो एक माध्यम होती है। उसके अलावा स्वयं सहायता समूह आज के समय में स्वयं, और बहुत प्राचीन अगर हम समूह की बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे सामने लेकर आती हैं। तो अगर हम ऐसे बच्चों के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दें तो इनके रोजगार के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, बेरोजगारी इनके दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने का कार्य भी राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत होता है। फिर समुदाय में बच्चा रहेगा। हमने आपको इसके पहले कहा था आवासीय सुविधाएं हैं, या स्कूल में ही बच्चा रहेगा, डे केयर सेंटर में है, तो इनको आपको पता है कि इसमें ज्यादातर हमने आपको कहा कि गंभीर बच्चे रहते हैं। तो जो बच्चे हैं, मानसिक मंदित बच्चे हैं, ऑटिस्टिक है और मल्टीपल डिसेबल है, सब तो गंभीरता उनकी ज्यादा रहती है। तो जब गंभीरता ज्यादा रहेगी तो इनकी देखभाल करने के लिए थोड़े से तरीके अलग होंगे। सामान्य व्यक्ति अगर उसकी देखरेख करेगा तो क्या होगा कि वो 2 दिन में उब जाएगा, क्योंकि उसको टेक्निक्स नहीं पता है, वो इनको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए प्रशिक्षण अलग से देने की आवश्यकता है। जो केयर टेकर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए की भी बहुत जरूरत है। तो ऐसे बच्चों के केयर टेकिंग के लिए केयर टेकर्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। फिर अभिभावकों की नियुक्ति, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर इनके लिए जो आवासीय और गैर आवासीय व्यवस्थाएं हैं उनका विकास करना है। इसके साथ ही साथ रिसर्च वर्क बहुत जरूरी होता है। हर दिन कुछ ना कुछ हम नया शोध पाते हैं। जब इनके साथ काम करते हैं कुछ चैलेंजेस पाते हैं, कुछ उसका समाधान निकलता है, तभी जाके आगे की नीतियां बनती हैं। तो हमें इनके लिए अनुसंधान करने की बहुत आवश्यकता है। फिर इनके कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार करने की बहुत जरूरत होती है। उसके साथ ही साथ जो है कुछ बदलाव लाने के लिए अगर कोई भी सहयोग करना चाहता है, कुछ लोग कुछ अपने आप से अनुदानिक सहायता करना चाहते हैं, तो ये सारे उसको मोटिवेट करना, ये सब राष्ट्रीय न्यास के प्रमुख कार्यों के कुछ क्षेत्र हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रीय न्यास के लिए कुछ क्रियाकलाप के, क्या उसकी एक्टिविटीज होंगी। तो एक्टिविटीज में सबसे पहले तो है अभिभावकों और गैर सरकारी संगठनों को पंजीकृत करना, राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत करना, और कई स्तर की समितियों का गठन करना। अभी हमने आपको बताया ना, अभिभावकों की नियुक्ति करना और नियुक्ति प्रदान करना ही नहीं, उसको वैधानिक मान्यता भी देना, उसको लीगली उसको मान्यता भी देने की बहुत जरूरत है। और इसके साथ साथ इनकी आवासीय सेवाओं की व्यवस्था करना, इनकी देखभाल करना, इनके प्रति लोगों को जागरूक करना, इनकी
योग्यताओं को लोगों को बताना, इनके प्रति जो गलत मान्यता है, इन सब चीजों को दूर करना जो है, ये राष्ट्रीय न्यास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में आता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके स्कीम्स के बारे में बात कर ले। सबसे ज्यादा मोटिवेशन स्कीम का रहता है एनजीओ के प्रति कि इसमें क्या क्या स्कीम है, और वाकई में उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्कीम के बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगी कि कोई भी स्कीम लेने के लिए जैसे कि सरकार का नियम है कि आपको 2 साल तक उस एक्ट में पंजीकृत होना जरूरी है। आप जब राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत हो जाएंगे, उसके 2 साल बाद ही आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, लोग आवेदन कर देते थे, उनको मिल जाता था। लेकिन अभी 2017 से लगभग एकदम ये एकदम कंपल्सरी कर दिया गया है कि राष्ट्रीय न्यास में 2 साल जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वही कोई स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है। तो सबसे पहले आपको पीडब्ल्यूडी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपने को, मतलब संस्था को। उसके बाद आपको राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण कराना होगा। पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए। क्लियर हो गया? तो इसकी स्कीम ऐसे मुख्यतः 10 स्कीम है, लेकिन अभी कभी कभी कुछ अनुदानिक, सरकार से अनुदानिक समस्याओं के चलते या जो कुछ भी मतलब एक इकोनॉमिकल मैटर होता है उसके चलते कभी कभी किसी योजना को बंद कर दिया जाता है। तो ये उतार चढ़ाव होता रहता है। तो अभी पहले उसमें 10 योजनाएं थी, अभी लगभग अभी पूरे मतलब 12 योजनाएं जो है राष्ट्रीय न्यास की चल रही हैं। तो सबसे पहला जो योजना है वो दिशा स्कीम है। दिशा स्कीम है जो कि अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि जो मैं अभी आवासीय और गैर आवासीय जो स्कीम्स के बारे में बता रही हूँ, देखिए राष्ट्रीय न्यास की जो स्कीम है ये बहुत सोच समझ के और हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया। निम्न आय वर्ग के बच्चों को भी, उच्च आय वर्ग के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें 0 से लेके 18 वर्ष के ऊपर तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसमें कोई गंभीरता को मापने के लिए कोई स्कीम में कोई ऐसा नहीं है कि इतना गंभीर होगा उसके लिए स्कीम है, ऐसा नहीं है। इसमें आवासीय भी व्यवस्था है और गैर आवासीय माने डे केयर सेंटर की भी व्यवस्था है। इसमें बच्चों के घर मतलब जो अनुदान उसको घर से बच्चों को लाने से लेके उनके जलपान तक की व्यवस्था इसमें जो है। इसमें एजुकेशन की भी व्यवस्था है, उनके थेरेपेटिक्स की भी व्यवस्था है, उनके केयर टेकिंग की भी व्यवस्था है, उनके वोकेशनल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है। तो आप देखें इनके मेडिकल की भी व्यवस्था है। तो ये ऐसी योजना है, राष्ट्रीय न्यास का एक ऐसा एक्ट है जिसमें कि बहुत सारी मतलब हर एस्पेक्ट जो एक किसी डिसेबल बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरी है, हर एस्पेक्ट इसमें शामिल करने की कोशिश की गई है। तो आप देखेंगे एक एक मतलब जो भी स्कीम सामने आएगा किस प्रकार से वो उसमें क्या क्या चीजें कवरेज हो रही हैं। तो सबसे पहले जो है दिशा स्कीम है जो अर्ली इंटरवेंशन के पर्पज से है, और ये 0 से लेके 10 वर्ष तक के बच्चों की गैर आवासीय योजना है। इसमें थेरेपी है, ट्रेनिंग है और सपोर्टिंग टू फैमिली मेंबर भी है। इसमें अभिभावकों को भी सिखाया जाता है कि किस प्रकार से आप ऐसे बच्चों के साथ काम करेंगे। इसके बाद विकास योजना है। विकास योजना में भी यही सारी चीजें कवर की जाती हैं, जिसमें कि 10 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये एक गैर आवासीय डे केयर सेंटर है। कहीं कहीं पर क्या, पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पहले 1 अप्रैल 2018 से पहले जो है ऐसा था कि मतलब नेशनल ट्रस्ट का नियम था कि अगर आप कई योजनाएं चला सकते हैं, 4 योजना भी चला सकते हैं, और उसमें आप एक योजना दिशा यहाँ है तो आपको 10 किलोमीटर दूर पे दूसरी योजना होनी चाहिए।
लेकिन 1/4/2018 से इसको समाप्त करके, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं होती थी संस्थाओं को, कहीं कहीं लगता था कि पैसा वेस्टेज जा रहा है, तो दोनों दो स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है, दिशा कम विकास। अगर किसी के पास दिशा भी है और वो विकास भी चला रहा है, तो दोनों को एक ही जगह पर शेल्टर कर दिया गया है, दिशा कम विकास, जो कि हमारे मतलब 0 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक डे केयर सेंटर है। इसके बाद है सामर्थ। सामर्थ जो है वो 18 वर्ष तक के बच्चों की आवासीय व्यवस्था है, और घरौंदा घरौंदा जो है 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए जो है वो आवासीय व्यवस्था है। तो ये दोनों आवासीय व्यवस्था है जहाँ पर थेरेपी है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनके शैक्षिक और उनके वोकेशनल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है इसमें, इनके थेरेपेटिक्स की भी व्यवस्था इसमें है। और जहां कहीं सामर्थ घरौंदा कोई सेंटर ऐसा है कि दोनों चला रहा है, तो सामर्थ कम घरौंदा के नाम से एक स्कीम और स्टार्ट कर दी गई है। तो ये तो बच्चों को डायरेक्ट सुविधा प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद एक निरामय स्कीम है, निरामय हेल्थ इंश्योरेंस की एक स्कीम है। हमने बहुत सारे इसके पहले वेबिनार में बताया कि आप लोग निरामय में अपने यहाँ के जो 4 प्रकार के जो दिव्यांग है इनको इनरोल करिए। ये बहुत अच्छा स्कीम है। इसमें साल में 1 लाख रुपए तक का जो है रिम्बर्स होता है। रिम्बर्स माने वापसी होगी, पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा, चाहे पेरेंट्स करे चाहे ये संस्था करे। और सब बहुत हम लोग यूपी में हैं, यूपी वालों के लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी की बात है कि यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ये इसके लिए कोई प्रीमियम की आवश्यकता नहीं है। इसको हंस फाउंडेशन देहरादून के वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आपके आसपास जो भी डिसेबल बच्चे हैं, आप इनके साथ निरामय में इनको जोड़िए। और आपको मैं बताऊं कि अब हम लोगों ने मेरे मतलब रहते ही, अभी मैं 1 महीने हुए मैंने स्नैक छोड़ा, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। तो ये हम लोगों ने करा दिया था कि जितने भी पंजीकृत संस्थाएं हैं वो डायरेक्ट निरामय में बच्चे को इनरोल्ड कर सकते हैं। वो चाहे उन्होंने निरामय स्कीम के लिए पंजीकरण किया हो चाहे ना ही किया हो, आपने नेशनल ट्रस्ट में पंजीकृत आप हो गए तो आप निरामय में बच्चे को हो जाइए। लोकल लेवल कमेटी जो है हर जिले में है, वो भी इस काम को कर सकती है। तो देखिए, बहुत ये मैं बार बार कह रही हूँ कि निरामय हेल्थ इंश्योरेंस इतना अच्छा है। आप सोचिए कि एक डिसेबल बच्चे को 1 लाख रुपए तक का अगर रिम्बर्समेंट पूरे साल में मिल जाता है तो क्या बुरा है इसमें। और सबसे इसका आप कहेंगे कि मेन पॉइंट ये है कि इसमें ओपीडी के लिए भी पैसा है। इसमें ओपीडी के लिए और मेडिसिन के लिए दोनों को मिलाकर साल में 8,000 रुपए तक का देने का प्रावधान है, जिसमें ब्रेकअप है, 1 लाख रुपए का ब्रेकअप है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई हॉस्पिटल नॉमिनेटेड नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर का पर्चा होना चाहिए, और जो प्रिस्क्रिप्शन के अलावा जो बिल है बच्चे के लिए वो होने चाहिए। तो 8,000 रुपए तक का ओपीडी और मेडिसिन के लिए है। सर्जरी, एनी टाइप्स ऑफ सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी के लिए 40,000 रुपए तक का है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी 1,000 रुपए है। और अच्छा, एक और इसका बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसमें कोई प्री इंश्योरेंस हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। बहुत बार होता है ना कि आप इंश्योरेंस करा रहे तो उसके पहले आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट देना, इसमें ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर इसमें देखिए डेंटल सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट किसी भी चीज के लिए, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे कि हमारे जो एमआर बच्चे हैं और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं और जो हमारे सीपी बच्चे, इनको डेंटल की प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए भी 2,500 रुपए तक की का एक प्रावधान है। मेडिकल चेकअप के लिए, कोई पैथोलॉजिकल चेकअप वगैरह, उसके लिए 4,000 रुपए है। और थेरेपी के लिए, बच्चा किसी से भी कहीं भी थेरेपी करा रहा है तो उसके लिए भी 10,000 रुपए है। और इसमें सबसे मतलब एक पॉइंट और है
कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए भी 4,500 रुपए देने का प्रावधान है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी इस तरह का अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसके लिए भी 4,500 रुपए तक का जो है इसमें राशि प्रदान किया जाता है। तो ये आपने देखा कि बहुत सारे निरामय स्कीम में बहुत सारे हम लोग पैसा इसमें रिम्बर्स बेस है इसमें प्रदान किया जाता है। इसके बाद एक प्रेरणा स्कीम है। प्रेरणा जो है बच्चे को वोकेशनली तैयार करने के लिए, उसको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम है, जिसमें कि बच्चे को कोई भी मेला है, फेयर है, एग्जीबिशन है, तो ये सब चीजों में अपने हैंडीक्राफ्ट की चीजों को जो उसने बनाना सीखा है, बनाया है, का एग्जीबिशन लगाता है तो उसके लिए वो इकोनॉमिकली हेल्प करती है। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब स्कीम है, जिसमें कि जो कि वोकेशनली अगर काम करना चाहते हैं तो बच्चों को उसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह 10,000 मतलब कुछ उसमें राशि है, आप दे सकते हैं। इसके साथ ही एक बढ़ते कदम, हमने कहा था आपको इसके पहले कि बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है जो कि जागरूक करने के लिए है, तो अवेयरनेस करने के लिए, मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए जो है बढ़ते कदम एक योजना है, जिसमें कि आप पैम्पलेट्स बनवा सकते हैं। आप मतलब योजनाओं के बारे में या बच्चों के बारे में आप पैम्पलेट्स बनाइए, आप इसमें रैली निकालिए, आप मतलब किसी भी, आप कुछ पपेट शो करिए, आप कुछ स्ट्रीट प्ले कराइए। तो इसके लिए भी विभिन्न मदों में कुछ कुछ राशि जो है नेशनल ट्रस्ट प्रदान करती है। इसमें आपको इनरोल्ड होने की आवश्यकता होगी। इसके बाद है एक सहयोगी स्कीम जो है वो अपने आपको इससे पहले कहा था कि देख रेख प्रदान करने के लिए सहयोगी स्कीम की आवश्यकता होती है, सही ट्रेनर्स की आवश्यकता है। तो इसमें आरसीआई के मॉड्यूल के तहत आरसीआई के साथ मिलकर नेशनल ट्रस्ट प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करती है। ये मास्टर ट्रेनर होता है, मास्टर ट्रेनर लेवल 1 जो कि राज्य स्तर पे होता है, और मास्टर ट्रेनर लेवल 2 जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है होता है। अरे सॉरी, हाँ, जो है वो स्टेट लेवल पे, मास्टर ट्रेनर 1 जो है वो नेशनल लेवल पे सॉरी होता है। और इसमें एक है केयर टेकर का, जिसके लिए स्टाइपेंड तक प्रदान किया था। केयर टेकर की अभी ट्रेनिंग समय समय पर नेशनल ट्रस्ट आयोजित करती है, जो कि विभिन्न पंजीकृत संस्थाएं इसको चलाती हैं। इसके बाद एक ज्ञान प्रवाह है जो कि 24/1/2018 से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पढ़ने, ऐसे कैटेगरी के बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको आर्थिक रूप से सहायता ज्ञान प्रवाह के माध्यम से दी जाती है। तो अभी 2018 से 24/1/2018 से उसको थोड़ा डिस्कनेक्ट किया गया है। और एक है संभव जो योजना है, ये एड्स एंड अप्लायंसेस जो है इसको प्रदान करने के लिए है। इसको एड्स एंड अप्लायंसेस बनाने के लिए एक फैक्ट्री कहिए या वर्कशॉप कहिए की स्थापना के लिए ये एक योजना है संभव, जो जिसको कि अनुदान राष्ट्रीय न्यास प्रदान करती है। तो ये हो गए इसकी स्कीम्स के बारे में। अब ये इन स्कीमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कमिटियों का भी निर्माण करने की आवश्यकता है, जिससे उसकी मॉनिटरिंग हो सके, उसका कार्य जो है वो ठीक से हो सके। तो सबसे पहले तो एक नेशनल ट्रस्ट का बोर्ड है, जो ट्रस्टीज का बोर्ड बनाया जाता है, जिसमें कुछ डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ एनजीओ को बिलोंग करते हैं, एनजीओ उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक टीम होता है जिसमें कि राष्ट्रीय न्यास के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या क्या करना है, उसकी क्या योजना है, किस प्रकार से चलाना है, किस मद में कैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो ये सारी चीजें जो है राष्ट्रीय न्यास जो है ये बोर्ड ये डिसाइड करती है।
प्रत्येक 3 माह में इनकी भी मीटिंग होती है, उसमें जो है डिसीजन लिए जाते हैं। इसके बाद है कई कमेटी हमने बताया, तो सबसे पहले स्टेट लेवल की एक कमेटी बनती है। एक तो नेशनल ट्रस्ट से डायरेक्ट जुड़ा स्नैक स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर बनता है। हर स्टेट में एक एक होता है जो कि अपने स्टेट में पूरे कार्य को देखने का एक रिसोर्स सेंटर है। एक डाटा कहिए तो उपलब्ध कराता है, उसके पास सारे डाटा होता है, सारी इंफॉर्मेशन होती है, किस काम को किस तरह से किया जाए। तो वो एक मीडिएटर का काम होता करता है, और जितनी भी पंजीकृत संस्थाएं उनको कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है वो करता है। फिर उसके साथ ही साथ वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है लोकल लेवल कमेटी के निर्माण में जो समस्या आती है उसको करता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है टाई अप करके मिलकर वो नेशनल ट्रस्ट की स्कीम्स को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो ये स्नैक हो गया। फिर हो गया स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, SLCC जिसे कहते हैं। इसका जो मुख्य मतलब मेन जो हेड होते हैं, डायरेक्टर हेड होते हैं, वो प्रदेश के मुख्य सचिव होते हैं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के। और जो स्नैक का जो कोऑर्डिनेटर होता है वो इसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। इसका भी इसमें पूरे स्टेट से मिला के 10 लोगों की एक टीम होती है NGOs की, जो मिलके प्रत्येक 3 माह में ये डिसीजन लेते हैं कि नेशनल ट्रस्ट की जो स्कीम में कहाँ क्या समस्या हो रही है, किस तरह से जो लीगल गार्जियंस की आवश्यकता है कहाँ पर नहीं बन पा रहा है, या कहाँ पर लोकल लेवल कमेटी के निर्माण में समस्या हो रही। तो ये सारी चीजें जो है स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम होता है। इसके बाद है LLC लोकल लेवल कमेटी। लोकल लेवल कमेटी जो है वो हर जिले में बनता है। हर जिले में उसके जो हेड होते हैं वो वहाँ के कमिश्नर होते हैं। उसके बाद जो है उसमें वो 3 लोगों का मेंबर मतलब कमेटी बनती है। दूसरा एक उसी जिले का कोई दिव्यांग संस्था का जो है हेड होता है। और तीसरा जो है वो किसी भी प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति, किसी भी प्रकार का, यहाँ वो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो लोकल लेवल कमेटी का जो काम होता है वो मेन है कि वहां पर लीगल गार्जियन की नियुक्ति करना, उस डिस्ट्रिक्ट में लीगल गार्जियन का नियुक्त करना होता है। और लोकल लेवल कमेटी में बहुत समस्या होती है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। और मैंने 2 बार अपने कार्यकाल में यहाँ पर, क्योंकि देखिए स्नैक जो है वो भी 3 साल के लिए होता है, SLCC 3 साल के लिए होता है, LLC जो है लोकल लेवल कमेटी वो भी 3 साल के लिए होता है। तो बोर्ड, नेशनल ट्रस्ट का बोर्ड जो होता है वो भी 3 साल के, तो आप देखेंगे सबका इसका कार्यकाल जो है वो 3-3 साल के लिए होता है। और सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये होती है लोकल लेवल कमेटी के निर्माण में कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको हम लोग दूर करते हैं फोन के द्वारा। और दूसरा होता है कि पंजीकृत संस्थाएं, राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्था, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कि राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्था ही नहीं है, तो नहीं है, अथवा वहां पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता में के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पंजीकृत संस्था को भी हम उस डिस्ट्रिक्ट में मनोनीत कर सकते हैं। इसमें मनोनीत DM कर सकता है या फिर स्नैक कर सकता है। पहले स्नैक के अंडर में क्या ये दायित्व उसमें नहीं था, लेकिन अब स्नैक को भी ये दे दिया गया है कि स्नैक के रिकमेंडेशंस पर भी वो मनोनीत हो जाता है। वहां बहुत समस्या होती है कि 200-300 किलोमीटर, 400 450 किलोमीटर दूर किसी डिस्ट्रिक्ट को फिर हम मनोनीत करते हैं, वो बेचारे परेशान होते हैं। एनीवे, तो मतलब इस मंच के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग जितनी भी संस्था वाले हैं वो राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत होइए। आप बहुत सारे आप देख रहे हैं कि अच्छा ये सारी योजनाएं लेने में कहीं कोई मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे नेशनल ट्रस्ट के वेबसाइट में जाके आप आवेदन करेंगे और जो होगा सिर्फ वहीं से होगा ऑनलाइन।
इसमें कोई मीडिएटर आपके पास नहीं है। तो कभी कभी पेपर यहाँ वहाँ डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर सेंट्रल में पड़ा है, ऐसा नहीं है। और आप डायरेक्ट वहां के अधिकारियों से, जो जो हर व्यक्ति, मतलब वहां पर सब लोग डिप्यूटेड है, दिशा कोई देख रहा है, विकास कोई देख रहा है, आप उससे डायरेक्ट बात करिए। नहीं हो रहा तो आप वहां के जो कार्यक्रम अधिकारी लोग हैं उनसे आप सीधे बात करिए। तो बहुत ही सरल रास्ता है नेशनल ट्रस्ट की स्कीम को पाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा वो है। फिर राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ की पंजीकृत संस्थाएं, पंजीकृत संस्थाएं जो है वो दो प्रकार की हैं। एक तो सिर्फ पंजीकृत है, और एक संस्थाएं ऐसी हैं जो कि पंजीकृत हैं और अनुदान ले रही हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ कि दिशा जो है वो उसमें मतलब दो संस्थाएं पूरे यूपी में फंडेड इनरोल है, लेकिन शायद अभी एक ही लोग ले रहे हैं इसकी बेनिफिट ले रहे हैं। विकास में 7 लोग इनरोल्ड हैं, 6 लोग उसका फायदा ले रहे हैं। दिशा कम विकास में 11 संस्था इनरोल्ड है, जिनको भी 6 लोगों को फंडिंग मिल रही है। घरंदा में 3 इनरोल्ड है, 3 को मिल रही है। और सामर्थ्यम घरंदा में 2 इनरोल्ड है, दोनों को मिल रही है। इस प्रकार से देखा जाए तो 28 स्कीम्स इनरोल्ड है, जिनमें कि 21 लोगों को हमारे यहाँ वो फंडिंग मिल रही है। और अभी हम पंजीकृत संस्थाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में 102 पंजीकृत संस्थाएं हैं, जो कि इस समय आज के डेट में 102 पंजीकृत संस्थाएं हैं जो कि राष्ट्रीय न्यास से पंजीकृत हैं। अब हम लोग बात करते हैं लीगल गार्जियन। लोकल लेवल कमेटी का जो है वो मुख्य काम होता है लीगल गार्जियन बनाना। तो लीगल गार्जियन बनाने के लिए सबसे पहला 18 तो जरूरत ये है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को लीगल गार्जियन बनते हैं। 18 साल के ऊपर बहुत बार समस्या आती है। कहीं अगर आप कुछ पेंशन, पेरेंट्स का पेंशन है या बैंक है, अकाउंट खोला है, तो वो लीगल गार्जियन का मांगते हैं। तब प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से बने। तो ये लीगल गार्जियन जो है दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी के पास आप जाएंगे, क्योंकि वही डीएम का काम मुख्य रूप से वही देखते हैं। डीएम जरूर इसमें हेड है, लेकिन जो है वो दिव्यांगता का काम है तो दिव्यांगजन अधिकारी को ही सौंप देते हैं, वो उनका काम वही देखते हैं। आप वहां जाएंगे तो हर जिले में है। और हाँ, जो लोकल लेवल कमेटी है अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 68 डिस्ट्रिक्ट है 75 में से, जिसमें कि मैंने बना दिया था। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा निष्क्रियता रहती है, नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो वो अपनी उनकी समस्या रहती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी या मुख्य सचिव बहुत अलर्ट है। वो हमेशा उनके यहाँ से फोन आता रहता है, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन पा रहा है, क्या किया जाए। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि आप लोग लगभग हर 115 लोग आज उपस्थित है, तो 75 डिस्ट्रिक्ट में से तो होंगे ही। तो आप लोग उसमें होइए, उसमें इनरोल्ड होइए, उसका बेनिफिट लीजिए, और निरामय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनरोल करिए। तो लीगल गार्जियन की हम लोग बात कर रहे थे कि लीगल गार्जियन, सबसे पहला लीगल गार्जियन होता है पेरेंट्स। 18 साल के ऊपर गार्जियनशिप बदल सकती है, तो इसलिए पेरेंट्स जो है वो खुद को लीगल गार्जियन बना सकता है, बनाना होगा। उसके अलावा पेरेंट्स जो है वो अपने बाद बच्चे की संरक्षण किसी और को अगर प्रदान करना चाहते हैं तो उसको भी लीगल गार्जियन वो नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा लीगल गार्जियन रिमूव करना भी, ये भी एक कार्य है लोकल लेवल कमेटी का। सिर्फ लीगल गार्जियन बनाना ही नहीं, वो लीगल गार्जियन रिमूव करना भी। कहीं अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं है, कुछ समस्या है, आप समझ रहे हैं कि किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है, और आगे भी अगर पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो भी जो है ये कमेटी जो है लोकल लेवल कमेटी डीएम के साथ मतलब डीएम जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये डिसीजन ले सकता है कि हम इस पेरेंट्स को रिमूव करें। अगर जो संरक्षक है वो भी चाहे कि इसको रिमूवल करना, तो वो खुद को भी रिमूवल करा सकता, और कभी इसके जो है
पेरेंट्स भी इसको रिमूवल करा सकते हैं, और कभी कमेटी को अगर लगता है तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा मतलब अभिभावक की मृत्यु के बाद इन बच्चों की देखभाल की देख रेख और संरक्षण की व्यवस्था करना भी लोकल लेवल कमेटी का ही एक काम होता है। फिर उसके बाद उसका सही ढंग से देखभाल हो रहा है कि नहीं, उसका जो अकाउंट से पैसा निकल रहा है वो उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें जो है ये लीगल गार्जियन लोकल लेवल कमेटी का एक बहुत ही बड़ा एक रोल इसमें होता है। तो हाँ, मैंने आपको ये भी बताया कि जो लीगल गार्जियन है वो भी लोकल लेवल कमेटी है, ये हर 3 साल में बदलता रहता है। हाँ, देखिए गार्जियनशिप की क्यों आवश्यकता होती है? बहुत बार होता है कि संरक्षण, मतलब लोग यही जानते हैं कि नेशनल ट्रस्ट मतलब संरक्षण। अगर आप ये जानते हैं तो भी अच्छा है कि आप कम से कम लीगल गार्जियन के बारे में जानते हैं। और लोकल लेवल कमेटी का एक बहुत बड़ा वो होता है कि वो मंथली मीटिंग करें और आपको बताए कि पंजीकृत संस्थाओं को भी एक कम्युनिटी में एक ग्रुप बनाने की जरूरत है, और उसका वो मंथली मीटिंग करे जिसमें कि समाज के, समुदाय के विभिन्न स्तर से लोग जो है, विभिन्न वर्गों से लोगों को, जैसे शिक्षा, कोई टीचर हो, कोई एडवोकेट हो, इस तरह के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आप और क्या किया जा सकते हैं, क्या कमी है, इससे आप उनको जोड़ सकते हैं, या वो आपका एक अवेयरनेस का एक माध्यम भी हो सकता है। तो इसमें जो है लोकल लेवल कमेटी का जो है वो भी मंथली मीटिंग की आवश्यकता होती है। अब लीगल गार्जियन बनाने की इसलिए बहुत जरूरत है क्योंकि कोई भी आगे चल के लीगल डिसीजन जो है, ये हमारे जो ये 4 प्रकार के दिव्यांग बच्चे हैं ये नहीं ले सकते हैं। ये अपने लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते हैं कि हमको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। वो अपनी केयर टेकर, वो सेल्फ केयर टेकिंग भी वो प्रॉपरली नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से कि एक लीगल गार्जियन, एक गार्जियन की तो आप मानते हैं जरूरत है, लेकिन वो गार्जियन उस तरह से गार्जियन नहीं होता, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे पेपर वर्क में कोई एक जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। इसलिए ये लीगल गार्जियन बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि नेशनल ट्रस्ट में ऐसी स्कीम है, और उसको हम लोग किस तरह से कार्यान्वित करते हैं, और उसको कार्यान्वित करने के लिए कितनी कमेटियां हैं। आप देख रहे हैं कि नेशनल ट्रस्ट स्टेट में 2-2 एजेंसी बना दिया उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया है एजेंसी। वो पंजीकृत संस्थाओं को भी संबल प्रदान करती है, अनुदान प्रदान करती है। और इसके मेरे अलावा मुझे लगता है मैंने सारी चीजें आपको डिटेलिंग कर दी है। इसके अलावा भी अगर आपको जरूरत है, मेरा फोन नंबर आपके पास है। उसके अलावा आप अगर नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट में जाएंगे, इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है उसमें, हर स्कीम को आप पढ़ सकते हैं, हर विषय को आप पढ़ सकते हैं। उसी वेबसाइट में ही आपको लीगल गार्जियन बनाने का फॉर्म भी मिलेगा, संस्थाओं का पंजीकृत करने का, स्कीम लेने की का भी उसमें पंजीकृत वो मिलेगा आपको, और आपको लोकल लेवल कमेटी बनाने के लिए पर्सन विद PWD का भी उसमें फॉर्म है, उसमें रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन RO का भी उसमें फॉर्म है। तो हर एक चीज उसमें उपलब्ध है। आप 5 मिनट 10 मिनट मेरे खत्म होने के बाद अगर आप वेबसाइट को देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग इसको विराम दें। थैंक यू मैम, हेलो बहुत नाइस प्रेजेंटेशन मैम। आपने आज हेलो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के बहुत हेलो विस्तृत ढंग से हमने समझाया। হ্যালো হ্যাঁ জয়শ্রী ম্যামকে একটা প্রশ্ন আছে আমার। হ্যাঁ বলুন। ম্যাম, হ্যাঁ বলছি যে পশ্চিমবঙ্গে কি এই ধরনের সুবিধাগুলো কি পাওয়া যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তা কোথায় যোগাযোগ করবো এটা? আপনি ন্যাশনাল ট্রাস্টের ওয়েবসাইট খুলবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্টে আপনি দেখবেন কি লিস্ট অফ স্ন্যাক। একবার বলুন ম্যাডাম, লিখে নিয়ে একটু।
হ্যাঁ বলুন। লিস্ট অফ স্ন্যাক, স্ন্যাক্স, স্ন্যাক SNAC। SNAC, আচ্ছা। তো ওটাই দেখবেন পশ্চিমবঙ্গ, মনে হয় অলোক কুমার ভুবনের সংস্থা বোধ হয়, এখনো হ্যাঁ কন্টিনিউ। বলুন, একবার বলুন। পশ্চিমবঙ্গে ম্যাম ইয়ে আছে, আহ, হ্যাঁ। দাদা নামের নামটা ভুলে গেলাম। টিকা ঘোষের কি অলোক কুমার ভবনের বোধ হয়, অলোক কুমার ভবনের মনোবিকাশ কেন্দ্র, না না, মনোবিকাশ না, আমি নামটা ভুলে গেলাম। আশা ভবন, আশা ভবন। আশা ভবন, আচ্ছা। সরি, ইয়েস ইয়েস, আশা। আচ্ছা গোলাম বাবু আবার কে কে ওখানে আছে আর কি, নামটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে তো অলোক। হুম, হুম। এখানে গিয়ে আমি যোগাযোগ করতে পারবো তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা ম্যাম, আমিও ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বলছি, আমি একটা কথা বলবো ম্যাম। বলুন। আচ্ছা, আমি তো হলাম আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট, আমাদের নতুন ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা আর কি। হুম, তো আমার 2016-তে আমার ন্যাশনাল ট্রাস্টে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে আমার সোসাইটি। হ্যাঁ তো তারপর থেকে আমি দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা করছি যে আমার সোসাইটিটাকে এলএলসি তে, আমাদের আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টে এলএলসি নেই। তো ও। আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু আমার এলএলসি আমি তৈরি করতে পারিনি। এমনকি আমি নিরাময় হেলথ কার্ড আমার প্রায় 50টার উপর আমি করিয়ে দিয়েছি। আমি এখনো নিরাময় হেলথ কার্ডের আমার যে তাদের বেনিফিটটা, সেটা এখনো। আপনি এনাকে বলুন, আপনার নিজের স্ন্যাক কোঅর্ডিনেটর কে, উনি রিকমেন্ডেশন লেটার লিখে দেবে। ম্যাম Actually, ওনারা প্রায় 2-3বার ডিএম এর কাছে আসছিল। আসার পরে যখন ওনারা আসে, তখন ডিএম সাহেব বলেন যে হ্যাঁ হয়ে যাবে, আমি করে দিব। ডিএসডব্লিউ অনেকবার প্রচেষ্টা করেছেন, চেষ্টা চালিয়েছেন। একজন না তো নাকি। কে বলুন, আপনি হ্যাঁ? স্টেটে আপনার কোনো অধিকারী আছে তো, দিব্যাঙ্গজন সশক্তিকরণ অধিকারী তো হবে। না, স্টেট থেকে ওনাদেরকে জানিয়েছিল ডিএম কে, ডিএসডব্লিউ এটা চেষ্টা করেছিল। দেখুন, প্রবলেমটা সব জায়গায় আছে। এতে আমি মানে দুবার আমি চেষ্টা করলাম, 68টা জায়গায় আমি ডিস্ট্রিক্টে করলাম, কিন্তু 6-7 জায়গায় মানে কোনোবারেই ওরা তৈরি করলো না, মানে ওরা এত লেজি বলি কি, সিস্টেমটা এত খারাপ। হ্যাঁ, তো না আপনার রিকমেন্ডেশন তো এবার স্ন্যাকও তৈরি করে দিতে পারে, ডিএম এর না এখানে কোন ইন্টারভেনশনের দরকারই নেই। না, ওনারা এসেছিলেন ইয়ের থেকে, স্ন্যাক থেকে। তো ওনারা হ্যাঁ। আমাকে যেটা বললেন যে ডিএম সাহেব করলে নাকি ভালো। না না, এটা এখন এটা একদম হয়ে গেছে। এখন কোনো আমি তো নিজের আমার রিকমেন্ডেশনে অনেক ডিস্ট্রিক্টে তৈরি হয়েছে। এখানে এখন ডিএম এর ওরা এই প্রবলেমটা তো ডিএম এর কাছে এত কাজ, তো ডিএম অতটা ওই করে না, ইন্টারেস্ট নেয় না, তাই বলেই স্ন্যাককে এটা রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে কি আপনি ওই করে দিন। আপনি একটুখানি আমাকে বলবেন আপনি কোন ডিস্ট্রিক্টে হচ্ছেন? আলিপুরে? আমি আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাম। আলিপুর? একদম আলিপুরদুয়ার, হ্যাঁ আলিপুরদুয়ার। এটা ভুটান আসামের পাশে একদম, বাংলাদেশ। আপনার ইনস্টিটিউটের কি নাম? স্বপ্ন সোসাইটি ফর ড্রিম অফ সাকসেস। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্বপ্ন, SWAPNA। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি একটু কথা বলবো আপনার সঙ্গে আপনার বিষয়ে। আর ম্যাম আরেকটা বিষয়, আমি তো এই জায়গাটায় আমি যেখানে করছি একদম টি গার্ডেন এরিয়া, এসটি এরিয়া অর্গানাইজেশনটা চালাচ্ছি। তো ন্যাশনাল ট্রাস্টের এমনি দিশা স্কুল বা অন্যান্য কোনো স্কিমে আমি কাজ করতে পারি কি, এখন আছে কি? কেন করতে পারেন না? দেখুন, আপনার যদি একটা এতে যদি আপনি কোন, আমি হিंदी बोलची কেন আরোরা বুঝবে। देखिए, हाँ, अगर कोई दूसरी योजना चला रहे हैं, मान हाँ, लीजिए कोई और केंद्र की आप योजना चला रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप इस योजना को भी चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट बिल्डिंग है, जो बच्चे हैं, जो स्टाफ है, वो सब अलग होने चाहिए। हाँ, समझ रहे हाँ, हैं ना? एक हाँ, संस्था दो स्कीम, दो मतलब एक चला मैम, सकता है, हाँ, लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आप जब खोलेंगे दिशा तो आप देखेंगे उसमें एक हॉल चाहिए, एक कमरा चाहिए, एक थेरेपी रूम चाहिए, तो वो सब आपको दिशा नेशनल ट्रस्ट के लिए एक अलग सब कुछ चाहिए, बच्चा अलग चाहिए, थेरेपेटिक हमको अलग चाहिए, और एक बोर्ड भी होना चाहिए नेशनल ट्रस्ट का अलग से। ठीक है, तो आप अच्छा। चला सकते हैं, आप कोई भी योजना दो चला सकते हैं। मैम मैं सुना था मैम, वो जो दिशा जो प्रोजेक्ट है अभी बंद है, ऐसा नया करके अप्लाई नहीं कर सकता है ऐसा हाँ, कुछ? बीच में वो कुछ बंद हो जाता है कभी कभी,
बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं या फंडिंग की प्रॉब्लम होती है तो वो कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, ऐसा होता है। लेकिन आप ट्राई करते रहिएगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा तो उसको आपको वो कर दिया जाता है, कंसिडर कर दिया जाता है आगे चल के। ठीक है, कभी कभी मतलब कोई कोई ये स्कीम तो ऑनलाइन है, हाँ सब ऑनलाइन है, बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल। में है ना मैम? हाँ हेलो अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम। हेलो मैम आपका नंबर कैसे मिल सकता है मैम? हेलो मैम हाँ बताइए। आपका नंबर हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है, यूपी में आप 3 साल भी रहे हैं और अभी दूसरा स्नेक बना है, जी तो एलएलसी के ऊपर इतना काम क्यों नहीं हो रहा है? और कोविड टाइम पीरियड में इतने वेबिनार सभी जगह हो रहे हैं, सभी इस विषय पर इस पे नहीं हुआ है। तो यूपी में इतना सारा पॉपुलेशन है, तो क्या कमी है, क्या रिव्यू कर सकते हैं? क्योंकि नेशनल ट्रस्ट की चाइल्ड डिसेबिलिटी पे कैसे तेजी के साथ लाएं, और अभी नई किस आ गया है उस हिसाब से देखा जाए बहुत पिछड़ा हुआ है, और लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सर, बिल्कुल गलत बात। इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और अभी जो बढ़ते कदम का मैं मेंबर रहा हूँ 2009 का, मुझे जब से अभी तक देखने का मिला है कि इतनी अवेयरनेस इसमें है नहीं, या लोग रुचि नहीं लेते हैं, जबकि इतनी बड़ी चीजें नहीं है इसमें। 4 5 6 8 10 स्कीमें हैं, पहले कुछ थी अभी कुछ रही हैं, लेकिन लोगों को इतना अवेयर भी नहीं है सर्टिफिकेट का बेनिफिट बच्चों को, और भी कुछ नहीं तो अगर ज्यादा से ज्यादा बने तो जिनका गार्जियनशिप है उनको भी गार्जियनशिप अनाउंस या भत्ता दिया जा सकता है, ऐसा भी आगे कोई पहल हो सकती है, लेकिन लोग अवेयर ही नहीं है इस पर, कंसंट्रेशन नहीं देते हैं। तो क्या कमी है और कैसे इसको तेजी के साथ बढ़ा सकते हैं, जैसे सब क्षेत्र में काम तेजी से हो रहा है कैसे? देखिए, मुझे जो लगा, अभी आपने वेस्ट बंगाल में अलीपुर द्वार से सुना कि सर ने बताया कि वो कई बार रिकमेंडेट किए लेकिन नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली जब सरकारी तंत्र से मिल जाता है तो आप ये सोच के चलिए कि थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है, बहुत एक्टिव नहीं रहता। जबकि हमारे यहाँ मुख्य सचिव जी उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव हैं, इतने एक्टिव वो हैं, वो हमेशा खबर लेते हैं कि किस जिले में नहीं बना, हमेशा मेरे पास आता है। हम विकलांग कल्याण अधिकारी हो और आप अभी हमने देखा इसी वेबिनार में बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, जीवन ज्योति लखनऊ, शायद वो तो उनको मैंने बाराबंकी और कहाँ कहाँ मैंने उनको बनवाया है। तो देखिए एनजीओ मतलब वो लोकल लेवल कमेटी में है, तो बहुत दूर दूर लोग हैं, लेकिन इसमें संस्थाओं को भी तो इनिशिएट लेने की आवश्यकता है। मैंने इतनी संस्थाओं को लिखा, जितनी भी पंजीकृत संस्थाएं हैं, 102 संस्थाएं हैं, और समझिए कि 27-28 लोग सिर्फ स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। तो इसमें संस्थाओं का इनिशिएट लेना, हाँ मानते हैं कि कभी कभी ऑनलाइन में आपने डाल दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो भी प्रोसेसिंग है, आप समझ रहे हैं कि काफी दिक्कतें होती हैं, ये सारी चीजें ये होती हैं, लेकिन एक लगे रहना चाहिए। और मैंने अपने कार्यकाल में मैं हर इंस्टीट्यूट में विजिट किया, मैंने करीब उस समय 67 स्कीम्स चल रही थी, और मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग उसमें जुड़े हैं जो कि फायदा ले रहे हैं, जो कि डिसेबिलिटी को जानते ही नहीं है। उनको किसी ने कहा कि स्कीम है भैया ऐसा अप्लाई कर दो, वो कुछ और स्कीम चला रहे थे, वो महिला सशक्तिकरण पे चला रहे थे, कोई किसी पे चला रहा था, उसने अप्लाई कर दिया, वो मेडिकल ग्राउंड का था, उसने अप्लाई कर दिया और उसको मिल गया। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन बस जरूरी है कि आप कितना उसमें इन्वॉल्व है, आप कितने उसमें डिवोटेड है। तो सब जगह कमी अगर हम निकालेंगे तो होगा, कमी नहीं 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 मैडम, कमी का नहीं, अभी एक्सपीरियंस है मेरा, अभी पिछले 3 साल हम रहे, तो उसमें अभी नई नई कमेटी गठित की है, लेकिन जो पहले में हम रहे उनमें पहले ऑनलाइन का चेक कराया गया, 2 साल ऐसे निकल गए, फिर 8 महीने का टाइम मिला तो ऑनलाइन कराया। उस कंडीशन में अब जब नई कमेटी ऑर्गेनाइज की है उन्होंने, तो उसमें जो एनरोल है पीडब्ल्यूडी या संस्था है, पीडब्ल्यूडी को पता ही नहीं है। हम एक दिन मिले, बात किया तो कहने लगे, हमने पूछा क्या काम हो रहा है भाई, उसमें कुछ हो भी रहा है, आप कहीं वेरीफाई करते हैं, पेरेंट्स के जाके पता करते, कह रहे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने की तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो बहुत बड़ी सीट मिल गई है, हम उसमें थे तो घर जाके चेक किया, पता क्या करते थे। ये चीज अब जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं वो भी देखना
सीखना चाहिए। एक्सपीरियंस लोगों को मौका दोबारा से नहीं मिल रहा तो काम तो नहीं होगा मैडम, इसमें काम नहीं होगा। फिर तो काम वही चीज है कि नाम ले लिया, कागज ले लिया, आसानी से बैठना रहेगा, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो उन लोगों कि ये जो मेंबर मतलब जो है मीटिंग वगैरह भी नहीं होती है। कितना आदमी, मैं तो हर महीने लिखती थी मीटिंग करी है, मुझे रिपोर्ट दी, मीटिंग किया कि नहीं भेजते थे। अब देखिए वहां सरकारी तंत्र से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, हम लड़ नहीं सकते उनसे, हम रिक्वेस्ट करते थे, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो ये हम बिल्कुल मानते हैं कि आज भी बहुत सारी खामियां हैं या कोऑर्डिनेशन को बहुत हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से कि अब लीगल गार्जियंस में कोई गति नहीं प्रदान हो आ रही है। निरामया में समझिए पूरा फ्री प्रीमियम है, लेकिन लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो इसमें हम किसी दूसरे मैडम उसमें हम नहीं, दूसरे को नहीं, देखिए डीएम साहब तो ठीक है अपनी जगह, और उसमें जो एनजीओ है वो भी जानकार होता है, और कुछ एनजीओ पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ डिवोट भी हैं, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी जानकार हैं कम से कम उनको प्रायोरिटी दें ताकि वो आगे कुछ को एक्सीलरेट करें, आगे बढ़ाएं। लेकिन आप ऐसे पिलर खड़ा कर देंगे, उनको लिए कुछ नहीं करेंगे तो नाम मात्र के लिए खड़े, काम तो मैडम नहीं होगा। अभी 20 साल ऐसे ही चलेगा दिव्यांग कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता। सर्टिफिकेट के लिए। इसीलिए जो पंजीकृत संस्थाएं हैं या फिर जो स्नैक को ये दिया गया है दायित्व कि आप कमेटी बना दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने तो आरओज जो वहां पर था उनसे बोले कि भाई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पीडब्ल्यूडी आप चुनिए जो कि काम कर सके, भाई काम करने लायक। ये नहीं कि दिव्यांग है तो चलो कमेटी बन रही है उसमें डाल दे, नहीं, वो कुछ काम कर सके, आपके साथ कोऑर्डिनेशन बन सके। भाई विकलांग कल्याण अधिकारी है, डीएम बैठ के लीगल गार्जियन नहीं बनाएगा, आप दोनों को बनाना है। तो मैंने तो ये किया, सबका अलग अलग परसेप्शन है, और आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सोलो आना सही है। वो बात कि ऐसा होता है कि लोग अरे पीडब्ल्यूडी की जरूरत है डाल दो, लेकिन उसकी कितनी बड़ा एक दायित्व हो जाता है एक इतने बड़े कमेटी में, जो जिसमें कि डीएम के समकक्ष आप मेंबर हैं, बहुत बड़ा दायित्व है। तो ये अब दायित्व लेना हम किसको सिखा सकते हैं बताइए? दायित्व लेना तो सबको होना चाहिए स्वतः। मैम और एक बात मैम, मैं हाँ बताइए। मैम आपका नंबर कैसे मिलेगा मैम? मेरा नंबर लिख लीजिए 790। मैम मैं अलीपुरद्वार से फोन करेंगे तो आप पता कर सकता है ना मैम, याद तो रहेगा? जी 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 हाँ, 790 790 591 591 97 97 14। ठीक है मैम। मैम तो इधर मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो हम लोग को इधर कोई नेशनल ट्रस्ट का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट इतना कोशिश करके इनको अभी तो ये लीगल गार्जियन की, अरे लोकल लेवल कमेटी के लिए मैं बात कर लेती हूँ, कोई दिक्कत। हाँ, और मैं तो निरामया वाला मैं कर दिया, एलएलसी भी मैं लगभग 20 के आसपास मैं खुद ही अप्लाई कर दिया, ठीक है, लीगल गार्जियन के लिए बच्चे को। बट हम मैम प्लीज रिपीट योर फोन नंबर 14 प्लीज। 790 591 97 14। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके मैम आपने वो साइट क्यों बताई थी, तो उस साइट को खोलने से मिल जाएगा सारा नेशनल ट्रस्ट पूरा डिटेल मिल जाएगा, एक चीजें मिल जाएंगी जिसमें हर पॉइंट को खोल के बस पढ़िएगा। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आई विश आई हैड मेट यू अर्लियर। मैम आप कहाँ से हैं? मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। ओके ओके। मैंने स्नैक की एक मीटिंग वहाँ अटेंड की थी, वहाँ से था, शायद लखनऊ से ही था वो भी, तो उसमें मीटिंग अटेंड की थी मैंने, तो बहुत अच्छा, उसमें भी यही था डिफरेंट डिएबल बच्चों के लिए, तो आई लाइक दैट आल्सो। सो दिल्ली में अटेंड किया होगा? आई वाज एट नोएडा। So I got I don't know how I got the invitation, I attended that. I remember the name of that संस्था,
they are also working for differently abled children. So they were very happy to see me, and they said, I said, just ask them to send me time and again so that I can also attend. It was a very nice webinar, just like this as yours is. Since you have in this department, so you could make it I more. want to receive you guys. Yes. So you are retired now. और भी कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो। हाँ बताइए। जी बताइए। जी मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि एक स्पेशल बच्चों के लिए इंश्योरेंस होता है। सर वही निरामया हेल्थ इंश्योरेंस है जी, तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अलावा और क्या है फॉर्मेलिटी? सर्टिफिकेट लगेगा या और कौन सी, या नेशनल ट्रस्ट वाली साइट पे ही सब मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको खोलेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा। निरामया हेल्थ इंश्योरेंस आप क्लिक करेंगे, आपको उसमें बता दिया जाएगा। उसमें बच्चे का दो फोटो लगेगी जी और डिसेबल सर्टिफिकेट लगेगा जी। और एक और कुछ, हाँ बस और कुछ तो लगता नहीं है। ठीक। थैंक यू वेरी मच। मैम कुछ चार्ज लगता है? नमस्ते मैम, मैं मऊ जनपद से हूँ, तो मुझे कुछ सीपी बच्चे हैं, उनका निरामया में कराना है, तो हम किस तरह से कराएंगे, किससे संपर्क करेंगे? आप मऊ में हैं? जी। अच्छा, तो मऊ में तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, आप निरामया में कराना चाहते हैं? जी। आप थोड़ा सा आप मेरे को वो बताइए, अपना नंबर बताइए, मैं किसी को दे दूंगी जो वहाँ निरामया कर रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। 8865 जी 886580 जी 1533 सुशील पांडे। 33 जी। अभिनव भारत फाउंडेशन ट्रस्ट, सुशील आप पांडे। अभिनव भारत, ओके। मैं आप लोग के फेसबुक पे जुड़ी हुई हूँ। जी मैम, जी मैं आपका काम देखता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमारे पास कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, मैं उनका कराने का इच्छुक हूँ मैम। बिल्कुल, मैं देख लेती हूँ। मऊ में कई संस्थाएं हैं, कौन इसमें निरामया कर रहा है? जी। ठीक, आप खुद इनरोल्ड हो जाइए ना नेशनल ट्रस्ट में। जी प्रोसेस में है मैम, प्रोसेस में है। प्रोसेस उसमें इतना लंबा तो नहीं होता है जी। एक दिन अभी हमारा वो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो लखनऊ गया हुआ, अभी मिला नहीं है। अच्छा, PWD में रजिस्ट्रेशन है। हाँ जी। वो मिल जाता है तो फिर हम आपसे संपर्क करेंगे, करा दीजिएगा। ठीक है। एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा बाइंड अप कर देते। अभी मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ भी मिशन शक्ति में भी एक वेबिनार है 4 बजे से, बल्कि मेरा उसमें एज अ चीफ वो भी था, लेकिन मैंने आप लोग के लिए इसको कैंसिल किया, तो मैं वेबिनार से जुड़ना है मुझे। थैंक यू मैम। आज आई थिंक सारे पार्टिसिपेंट्स का आपको क्वेश्चन आंसर मिल चुका है मैम। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू मैम। आज ने आपने पर्सनली जरूरत है वो फोन नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है? थैंक यू मैम। आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करें हमारे संस्थान के यशस्वी निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके कुशल निर्देशन से यह कार्यक्रम संपन्न हो सका। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीमती जयश्री घोष मैम का, जिन्होंने न केवल अपने उद्बोधन से हमें नवीनतम जानकारियों से परिचित करवाया, अपितु हमें नवीन तथ्यों का ज्ञानार्जन भी करवाया और हमें नेशनल ट्रस्ट की हर तरह के स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। अंत में मैं इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज की सफलतम कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा की। थैंक यू मैम। नमस्ते।